So today we will start, that is gravitation, planets and satellite. So what is the part in the syllabus in this chapter, that is Kepler's laws of planetary motion. Kepler के 3 लॉ पढ़ेंगे हम लोग. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो क्लास 9th में और 10th में हम लोग ने पढ़ा था. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लास 6 7 से हम लोग ये टॉपिक पढ़ते चले आ रहे हैं, ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नई चीज है इसमें, इट्स वेरिएशन विद अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड डेप्थ. इसमें हम लोग 3 चीज अभी नहीं पढ़ रहे हैं. एक पढ़ रहे हैं कैप्लर्स लॉज जो हम लोगों ने अभी तक कभी नहीं पढ़े. दूसरी चीज वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस. ठीक. देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनकी प्रूविंग भी सिलेबस में है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की. देन एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. तो देखिए इसमें एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी पढ़ना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ना है कि किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में रहने के लिए उसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पढ़ेंगे और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उन ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैप्लर्स लॉज. देखिए कैप्लर साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने 3 लॉ दिए. कैप्लर्स के लॉ देने से पहले प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन के बारे में अलग अलग डिफरेंट सोच थी लोगों की. कैप्लर्स के लॉ ज्यादा वैलिड लगे तो इनको माना गया. भाई जब तक कैप्लर्स के लॉ नहीं आए थे तब तक ये माना जाता था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं और सन उस सर्कुलर ऑर्बिट की सेंटर पे था. ये कैप्लर से पहले की धारणा थी लोगों की, साइंटिस्ट की. बट कैप्लर ने, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन जो आता है, सर्दी गर्मी बरसात, उसके आधार पे और अपनी कैलकुलेशन के आधार पर यह बताया कि प्लैनेट्स डज नॉट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. और सन जो है उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर पे नहीं है, उसके एक फोकस पर है. देखिए फोकस एलिप्टिकल ऑर्बिट का 2 पॉइंट होते हैं, एक यहां होता है एक यहां होता है. तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पर सन होता है और उस एलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है. तो जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूर जाता है डिस्टेंस बढ़ती है और अर्थ पर सर्दी आ जाती है, मतलब सर्दी या हम कहते हैं विंटर चालू हो जाता है. और जैसे जैसे प्लैनेट या अर्थ हम कहें सन के करीब जाता है उसमें गर्मी बढ़ती है क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाती है. तो ये पहला लॉ था कैप्लर का, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट. तो इसका स्टेटमेंट कैसे पढ़ेंगे? ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट. सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन उसके किसी एक फोकस पर लाई होता है. इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं. अब आता है कैप्लर्स का सेकंड लॉ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया. अब इसके आधार पर उसने ये कहा कि किसी प्लैनेट को सन से मिलाने वाली लाइन सेम टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है, कंप्लीट करती है. मतलब अगर प्लैनेट ए पर था, ए से बी तक जाने में वो एरिया ये शेडेड रीजन कवर कर रही है टी टाइम में, तो ये एरिया और उतने ही टाइम में प्लैनेट पॉइंट सी से बी तक जाता है और ये एरिया, मतलब जो एरिया ए और बी के बीच लाइन कवर कर रही है उतना ही एरिया लाइन सी से डी तक कवर कर रही है. मतलब ये हुआ प्लैनेट जब अर्थ के करीब सन के करीब होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, वो तेजी से चलता है. बट जैसे जैसे वो अर्थ से दूर जाता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. ठीक. इस वजह से जो एरिया होता है वो बराबर रहता है. तो हम इसको लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं और इसको हम ऐसे कहेंगे, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट. ये नॉर्मल हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन बताई, किताब में क्या दी गई है जो आप याद कर सकते हो वो ये, द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू सन स्वीप्स out equal areas in equal times
that is aerial velocity of planet remains constant. The line joining the sun to the planet sweeps equal area in equal interval of time, that is aerial velocity of planet is constant. ठीक. थर्ड लॉ. अब थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ पीरियड. पीरियड का मतलब टाइम पीरियड से है. वो ये कि किसी प्लैनेट का सन के चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड. और इस टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एवरेज रेडियस, या हम कहते हैं मीन रेडियस ऑफ दिस एलिप्टिकल ऑर्बिट की पावर 3. मतलब किसी प्लैनेट के रिवॉल्व होने के टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है थर्ड पावर के किसके? द एवरेज या मीन रेडियस ऑफ दिस एलिप्टिकल ऑर्बिट. इस एलिप्टिकल ऑर्बिट की मीन रेडियस. अब मीन रेडियस कैसे निकालते हैं? देखिए इस डिस्टेंस को कह देते हैं ए, ठीक, और इस डिस्टेंस को कह देते हैं बी. ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज मीन रेडियस. ठीक. So the square of the period of revolution of any planet around the sun is directly proportional to the cube of its mean distance from the sun. ठीक. T square is proportional to r cube. अच्छा, इसके लिए प्रूविंग भी पूछी जाती है. कैपलर्स के थर्ड लॉ को प्रूव करना भी आता है, सिलेबस में पूछा गया है. देखिए कैपलर्स के थर्ड लॉ की प्रूविंग देख लीजिए. Kepler's third law can be readily proved by assuming that the orbit of the planet. देखिए सीधी चीज है, जब कोई प्लैनेट किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा या हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो उस पर एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखिए सर्कुलर ऑर्बिट अप्रोक्सीमेट एलिप्टिकल ऑर्बिट का है. अगर किसी कर्व पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. वो सेंट्रीपिटल की फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर. और हम ये जानते हैं दो हेवनलीज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स F जो होता है वो होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो अगर हम उस हिसाब से चलें तो उसके बीच लगने वाला फोर्स ms क्या है? मास ऑफ सन. स्मॉल m क्या है? मास ऑफ प्लैनेट. r क्या है? मीन डिस्टेंस का स्क्वायर. mv स्क्वायर अपॉन आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया. तो देखिए v को अगर हम प्रिंसिपल बनाए तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू r से r कैंसिल हुआ, v इज इक्वल टू Gms अपॉन r. ठीक. अब कह रहे हैं वेयर ms इज द मास ऑफ द सन एंड v इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट. अब देखिए तो v इज इक्वल टू भाई ऑर्बिटल स्पीड निकालने का मतलब क्या होता है? सर्कुलर पाथ की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई r अपॉन t. ठीक. अब हम v की अगर वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? Gms अपॉन आर स्क्वायर, जो v स्क्वायर का फॉर्मूला था. Vms अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या किया? 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर कर दिया दैट इज 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर r. तो देखिए r स्क्वायर इधर है, इधर r स्क्वायर है, ये r है. जब सॉल्व आउट करेंगे t स्क्वायर को प्रिंसिपल बनाएंगे तो t स्क्वायर आएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन Gms. हमें t स्क्वायर निकालना था. ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, इसको हमने k कह दिया तो t स्क्वायर इज इक्वल टू k r क्यूब. जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो इज इक्वल टू कन्वर्ट हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी में. तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. ये हमें प्रूविंग करनी थी. नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशन. अब ये क्या कहता है? दुनिया की पूरे कायनात की कोई भी दो बॉडी एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं. वो फोर्स दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और वो फोर्स उन दोनों बॉडीज के बीच की जो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के. ठीक. मतलब अगर दो बॉडीज हैं जिनके मास है m1 m2 तो F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2. ठीक. अगर उन दो बॉडी के बीच की दूरी r है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. जब हम मैच करते हैं तो G इज इक्वल टू आता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर देते, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G. तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यूनिवर्सल लॉ कैसे स्टेट करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल is directly proportional to the product of its masses of the particles and inversely proportional to the square of the distance between them. It acts along the line joining the two particles. ठीक.
अब बात आती है कि जी क्या है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है, बॉडीज के मास पर और बॉडीज के बीच की दूरी पर। ठीक, अब हम आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। तो जी की यूनिट जो हमें पढ़नी है, तो जी इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, दिस इज द यूनिट। इसकी डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो डायमेंशन अगर हम इसकी देखें तो डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, m की पावर -1 l क्यूब और t की पावर -2। तो ये डायमेंशन लिख के याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेविटी। देखिए, अर्थ हर बॉडी पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, उसी को ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटी एक फोर्स है जिसकी मदद से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेट होती है। तो द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The acceleration due to gravity is the rate of increase of velocity of a body falling freely towards the earth। एक ये हम कह सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, the acceleration due to gravity is equal to the magnitude to the force exerted by the earth on the body to the unit mass। यूनिट मास पर जो फोर्स लगाती है अर्थ, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाती है। और हम जानते हैं पोल स्पेस की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बीच का रिलेशन। देखिए, ये रिलेशन इवन सिविल सर्विसेज के फिजिक्स मेंस के पेपर में भी आ चुका है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का डेरिवेशन करिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज काफ़ी मतलब फेमस पेपर होता है, काफ़ी टफ होता है। उसके फिजिक्स के मेंस के पेपर में इनका रिलेशन पूछा गया, जो क्लास 12 का 91 का क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है और बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ F इज इक्वल टू, अगर मान ली प्लैनेट का मास हम कह दें me, हमारी अर्थ का मास है me, और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास है स्मॉल m, और ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ। तो F इज इक्वल टू जी एम ई स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और F इज इक्वल टू क्या होता है, mg भी होता है। तो mg बराबर क्या होगा, दिस। तो mg इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ईजी है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए, दो वेरिएशन हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अबव द अर्थ सरफेस और एक पढ़ेंगे बिलो द अर्थ सरफेस। तो देखिए, हम लोग जानते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन। तो हम लोग ने अभी डिराइव करके बताया कि अगर किसी बॉडी का मास जो कि अर्थ के सरफेस पे रखी थी m था, तो mg बराबर क्या था, कैपिटल जी एम ई स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर ये था। अब मान लो उसी ऑब्जेक्ट को उठा के अर्थ के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पे रख दें, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ई प्लस एच। तो अब उस पर जो ग्रेविटी है वो है जी डैश, तो यही रिलेशन वैलिड करेगा, बट जी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, जी डैश। तो एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की। अब हम इन दोनों का रेशियो ले लें, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये वाले m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। देखिए, उल्टा ले रहे हैं हम लोग, g डैश ऊपर ले रहे हो, g नीचे। तो g डैश अपॉन g बराबर क्या आएगा, यहाँ देखिए बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर नीचे होगा डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर चला जाएगा और आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो जी डैश अपॉन जी बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको आर ई को पूरे का स्क्वायर लेके आर ई को इनके डिनोमिनेटर में लिया है, तो क्या बचेगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन आर ई दैट इज 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जी डैश बराबर क्या है, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब यहां से ये पता चला, देखिए ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो अगर g के डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी वैल्यू है तो मतलब g डैश इज ऑलवेज लेस देन स्मॉल g। मतलब जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊंचे जाते हैं ग्रेविटी का असर कम होता जाता है, तो g डैश इज लेस देन g।
तो ये याद रखिए, एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटी घटती है। अब आते हैं बिलो द अर्थ सरफेस। तो बिलो द अर्थ सरफेस में देखिए बहुत ध्यान से एक चीज समझने वाली है। पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि जब ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रखा जाए तो हम ये वाला पार्ट लेंगे और हर अर्थ को हम होमोजीनियस बॉडी मानेंगे, मतलब उसके टॉप से लेकर अंदर तक हम ये मानेंगे उसकी डेंसिटी सेम है। ठीक, ये हमें मानना है, जबकि ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा नहीं होता। अर्थ से जैसे जैसे सरफेस से अंदर जाते हैं डेंसिटी चेंज होती जाती है, कहीं पानी मिल रहा है, कहीं पत्थर है, कहीं मिट्टी है। ठीक है, अंदर जाएंगे तो अंदर आपको मेटल मिलेंगे जो लिक्विड स्टेट में, बट हमें ये प्रिज्यूम करना है कि दैट अर्थ के अंदर मटेरियल इक्वल डेंसिटी का फिलअप है। तो जब बॉडी m मास की बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी होती है तब हम लोग जानते हैं क्या होता है, mg इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब अगर अर्थ के अंदर एक गड्ढा कर दें h डेप्थ का तो बॉडी यहां रख दी गई, मास बॉडी का वही है, बट अब इस पर अर्थ का ये पूरा पार्ट ग्रेविटी नहीं लगाएगा, बल्कि इस बॉडी के नीचे का ये जो स्फीयर है इतना पार्ट ही उस पर ग्रेविटी डालेगा। कॉन्सेप्ट यही होता है, किसी बॉडी पर ग्रेविटी अर्थ का उतना पार्ट लगाता है जो उसके नीचे होता है। तो इस बॉडी के नीचे ये, आप कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि हम सिर्फ इतने पार्ट से नीचे ले लें, तो ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस बॉल के पॉइंट P के नीचे का ये जो स्फीयर है ये ग्रेविटी लगाएगा। तो इस पॉइंट की O से दूरी क्या हो गई, दैट इज आर ई माइनस एच। अब जो ग्रेविटी है दैट इज जी डैश। अब क्या होगा, एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई स्मॉल एम। अब एम ई नहीं होगा क्योंकि मास चेंज हुआ है, मास अब इतने पार्ट का लेंगे। तो देखिए यहां सारा खेल मास का है और उसकी वजह से जो उसमें वॉल्यूम आ रहा है वो है, मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। तो पहले वाले का जो मास एम ई था उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे वाले का मास जो एम ई डैश था उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हमने पूरी अर्थ को लिया था तो एम ई था और उसका वॉल्यूम क्या था, वी। ठीक, डेंसिटी थी रो। अब जब हमने इतना पार्ट लिया तो इसका मास है एम ई डैश और वॉल्यूम है वी डैश। तो देखिए एम ई डैश बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हम इतने पार्ट का वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम स्फीयर का है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो। रो क्या है, दैट इज डेंसिटी। ठीक, तो देखिए अब अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से चलें, वेयर रो इज द डेंसिटी, रो इज द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, therefore according to the Newton's law of gravitation the force attraction on the body P due to the inner solid sphere is। अब फोर्स क्या लगेगा उसको ध्यान दीजिए, F बराबर क्या होगा, जी एम ई डैश एम अपॉन आर ई माइनस एच। अब हमने एम ई डैश की जगह क्या रख दिया, ये फॉर्मूला पूरा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हुआ, 4/3 पाई जी ब्रैकेट आर ई माइनस एच रो इंटू एम। ठीक, ये वो फोर्स है जो अर्थ का ये वाला पार्ट बॉडी पर लगा रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, एम जी डैश के, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी डैश। तो एम जी डैश बराबर 4/3 पाई जी ब्रैकेट आर ई माइनस एच रो एम। ठीक, अब अगर हम अर्थ के पूरे पार्ट के द्वारा देखें, अगर बॉडी यहां रखा होता तो एम जी बराबर क्या होना चाहिए था, एम जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी। अब क्योंकि पूरी रेडियस लेंगे आर ई रो एम, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एम जी डैश अपॉन एम जी में से एम एम कैंसिल होगा, जी डैश अपॉन जी बचेगा, 4/3 पाई कैंसिल, जी एंड जी कैंसिल। ठीक, रो एम कैंसिल, तो ऊपर बचेगा आर ई माइनस एच और नीचे बचेगा आर ई। तो जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब यहां देखिए ये वैल्यू 1 से कम है, तो अगर 1 से कम वैल्यू का मल्टीप्लाई जी से करेंगे तो ये वैल्यू जी से कम आएगी, मतलब जी डैश इज लेस देन जी। अब यहां से क्या पता चला, एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। तो हमें दो चीज क्लियर हुई, मैक्सिमम ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ के सरफेस पर होती है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी ग्रेविटी कम होगी, अर्थ के सरफेस से नीचे आएंगे तब भी ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक, दोनों प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है,
द एरिया अराउंड विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। वो एरिया जहां तक किसी प्लैनेट जैसे अर्थ की ग्रेविटी महसूस करता है कोई ऑब्जेक्ट, उस जगह तक उसकी फील्ड कहलाती है। तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे, द स्पेस अराउंड द अट्रैक्शन पार्टिकल, अराउंड द अट्रैक्टिंग पार्टिकल इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द पार्टिकल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द पार्टिकल। वो स्पेस जहां पे ग्रेविटी का एक्सपीरियंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास, यूनिट मास द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है एट अ पॉइंट इन आ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमें डेरिवेशन करना है इसका। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज है, द वर्क डन, इसी का हमें डेरिवेशन करना है। पोटेंशियल मतलब जो उसकी एनर्जी है वो हमें बतानी है। The work done in bringing a unit mass from infinity to a point in the gravitational field is called gravitational potential at that point। किसी यूनिट मास को इन्फिनिट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यूनिट मास को इन्फिनिट से किसी प्लैनेट की ग्रेविटी के किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको V से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी प्रूविंग है, इंपॉर्टेंट है। दैट प्रूविंग इज दैट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक। और इसको इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही आपको पढ़ना है, सिलेबस में इंटीग्रेशन वाला मेथड है और वही आपकी बुक में दिया है। तो इसको दूसरे मेथड से ना करिएगा, मतलब अगर कोई इंटीग्रेशन के अलावा कोई मेथड आपको बता रहा है, दैट्स फाइन, आप पढ़ सकते हो, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड पढ़ना है। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, अर्थ के पास एक पॉइंट है A, जहां पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, जिसकी दूरी है R। A के बहुत करीब लगभग डिफरेंशियल डिस्टेंस है जहां पर पॉइंट B है, और ये दूरी है dr, ठीक। अगर किसी मास को, मतलब किसी बॉडी को हम इस पॉइंट पे रखें और उस पर फोर्स निकाला जाए, मान लीजिए उस बॉडी का मास है 1 kg, तो स्मॉल m की जगह क्या रख देंगे 1, तो फोर्स उस पर क्या लगेगा Gm/r², और स्मॉल m क्या है, क्योंकि यहाँ जो बॉडी रखी है वो यूनिट मास की रखी है, तो 1। अब मान लेते हैं उस बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाते हैं, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। दूरी कितनी है dr, और ये इतनी छोटी दूरी है कि जो यहाँ पर फोर्स है लगभग वही फोर्स यहाँ पर है। मतलब बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में जो फोर्स लगेगा वो सेम है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, dw बराबर क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, Gm/r² और स्मॉल d कर देंगे। अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा यहाँ से यहाँ या इन्फिनिट से यहाँ तक लाने में काम। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, R से इन्फिनिट तक ले जाने में। चाहे हम बॉडी को इन्फिनिट से R तक लाएं या बॉडी को R से इन्फिनिट तक ले जाएं, काम बराबर करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw होता है w, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw की जगह क्या हो जाएगा w। और जब इंटीग्रेशन इस पार्ट का करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, R से इन्फिनिट तक, Gm/r² dr, देखिए Gm कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr का फॉर्मूला है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx का फॉर्मूला होता है दैट इज -1/x। तो इंटीग्रेशन 1/r² dr का फॉर्मूला क्या होता है, -1/r। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, R से इन्फिनिट तक। तो देखिए एक बार R बराबर हम लेंगे इन्फिनिट और एक बार R बराबर लेंगे R। तो जब R बराबर इन्फिनिट, ऊपर वाली लिमिट जब लेते हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आती है, और जब नीचे वाली लिमिट को लेते हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ आती है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1/r की जगह इन्फिनिट करेंगे जो कि 0 हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/r। तो हमारे पास क्या निकल के है, Gm/r। दिस इज वर्क डन, ठीक। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। अगर वो मास मान लीजिए स्मॉल m होता तो हम स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हेंस द वर्क डन व्हेन द यूनिट मास मूव्स फ्रॉम इन्फिनिट टू A
will be minus gm upon r. This will be the gravitational potential v at a distance. यूनिट मास द्वारा जो वर्क किया, यूनिट मास पर जो काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. डायरेक्ट निकल आया. अब अगर कहा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो जो भी मास लाया गया है, जितना भी मास लाया गया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी यू. यू बराबर जी एम स्मॉल एम अपॉन आर. ठीक. तो अगर कहा जाए ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो सीधे हम लिखेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, जो V है उसमें जो मास लाया गया है, मान लीजिए M मास लाया गया है, M का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. देखिए वही चीज आगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है. क्या है, the work obtained in bringing a body from infinity to a point in a gravitational field is called gravitational potential energy of the body at that point. That is U is equal to W. अब W बराबर अभी हमने आपको बताया है, डेराइव नहीं करना है, सीधे आप लिख सकते हैं. V का फॉर्मूला लिखा, उसमें M का मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखिए W बराबर हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R F डी आर. तो दैट इज वैल्यू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर. आप डायरेक्ट लिख सकते हो, v का डेरिवेशन करो और v के डेरिवेशन में m का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड वर्क डन एंड दैट इज u, कैपिटल U. अब आता है एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी. तो देखिए एस्केप एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए चाहिए होती है, उसे एस्केप एनर्जी कहते हैं. The minimum energy required by a body to escape from the gravitational force या gravitational field of a planet is known as escape energy. ठीक. अब वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर. ठीक है. देखिए एस्केप एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी मान लीजिए अर्थ पर कोई मास m रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम अपॉन आर ई. देखिए माइनस का मतलब ये है, ये एनर्जी खुद ब खुद डेवलप होती है. तो अगर हमें किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से बाहर फेंकना है तो इतनी ही एनर्जी हमें पॉजिटिव देनी पड़ेगी. तो एस्केप एनर्जी बराबर प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई. ठीक. अब एस्केप वेलोसिटी क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ प्लैनेट इज नोन एज एस्केप एनर्जी. किसी बॉडी के द्वारा अटेन की जाने वाली वो मिनिमम वेलोसिटी जिसको पाने के बाद वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चली जाए और वापस कभी ना आए, उससे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. तो देखिए एस्केप वेलोसिटी दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर. m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो एस्केप एनर्जी v बराबर क्या होगा, 2me अपॉन आर ई. एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gme अपॉन आर ई. अब आते हैं एक और है ऑर्बिटल वेलोसिटी. देखिए एस्केप एनर्जी यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हो गया 2g अपॉन आर ई. अब g अपॉन आर ई कैसे बना, देखिए वो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम स्मॉल g का फॉर्मूला देखें, स्मॉल g बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. ठीक है. तो अगर जी एम ई अपॉन आर की जगह हम लिख दें जी आर ई, तो वही चीज है, 2gme अपॉन आर ई था तो 2gme आर ई की जगह हमने लिख दिया जी आर ई. ठीक है. तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 2gre. अब आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच का रिलेशन. देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो किसी प्लैनेट या सैटेलाइट के लिए जरूरी होती है ऑर्बिट में रहने के लिए. तो उसका रिलेशन यहाँ पढ़ लेते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे. देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी आर ई, एस्केप वेलोसिटी से रूट 2 टाइम्स कम होती है. ठीक है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी आर ई और एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gre. तो जी आर ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 2. तो एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. ये रिलेशन याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए. ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और ये एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है. देखिए ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट बहुत सिंपल है. जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दैट इज एम वी नॉट. अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी से निकालते हैं. मान लीजिए उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर.
अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम देखें इसको काटे, जी एम ई को प्रिंसिपल बना दिया, एम से एम कैंसिल कर दिया, आर को मल्टीप्लाई में ले गए, तो जी एम ई इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर आर। वी नॉट को प्रिंसिपल बनाते हैं जी एम ई अपॉन आर, तो वी नॉट बराबर क्या हुआ, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। देखिए जी एम ई अपॉन आर बराबर क्या होता है, जी आर। ठीक है, तो मेरा अब मान लीजिए प्लैनेट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है और ये r ही है, तो स्मॉल r बराबर क्या होगा, आर ई प्लस एच। ठीक है, ये क्लियर कर दिया गया है। तो फॉर्मूला दूसरा ये भी बन सकता है, वी नॉट बराबर अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम स्मॉल g के फॉर्म में रिलेशन रखना चाहें तो स्मॉल g बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक, तो जी एम ई की जगह क्या लिख सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई की जगह लिख दिया जी आर ई स्क्वायर बाहर ले लिया, तो वी नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आर ई अंडर रूट जी अपॉन आर ई प्लस एच। एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो देखिए लिखा हुआ, द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस। सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है कि वो अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है। अब आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसे पोलर सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जिसकी ऑर्बिटल स्पीड 24 आवर्स हो, मतलब जितना टाइम में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, उतने ही टाइम में वो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इससे क्या होता है, सैटेलाइट किसी एक पॉइंट पर रुका हुआ महसूस होता है, इसीलिए उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है जिसकी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 24 आवर्स रखा जाता है या प्लैनेट्स के रोटेशन के हिसाब से रखा जाता है। तो देखिए समझिएगा, देखिए यहां समझिए, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अबव द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन इट्स हाइट। किसी सैटेलाइट का जो रोटेशन का टाइम पीरियड होता है वो हाइट पर डिपेंड करता है। Thus, if the height of the artificial satellite above the Earth's surface be such that its period of revolution is exactly equal to the period of revolution, that is 24 hours of the axial motion of Earth, then the satellite would appear stationary over a point of the Earth's equator. It would be synchronous with Earth's spin. Such a satellite is known as geostationary satellite or geosynchronous satellite. ठीक है, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है वो पार्किंग ऑर्बिट कहलाती है। द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट शुड बी कोप्लेनर विद द इक्वेटर प्लेन ऑफ द अर्थ। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पार्किंग ऑर्बिट। अब पूछा जाए व्हाट इज पार्किंग ऑर्बिट, द ऑर्बिट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नोन एज पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर एक हाइट होती है। नेक्स्ट आता है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट। ये ऑप्शनल है, ये आपको पढ़ना नहीं है, बट इसमें हम आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी बता रहे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी बॉडी की अर्थ के साथ, दैट इज माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर वो वी नॉट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी और ये एनर्जी सेम होगी, तो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ई, और सॉरी इसमें हम ये लेंगे कि ये जो अभी पहले निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच का रिलेशन। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट को प्रिंसिपल बनाते हैं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर जी एम ई अपॉन आर ई हो जाएगा। तो यहां पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, दैट इज हाफ जी एम ई एम। अब ये एम जो है वो ये वाला आया है अपॉन आर ई, या सिंपल सी एम ई आर ई स्क्वायर का फॉर्मूला सीधे रख दिया हमने। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ जी एम ई अपॉन आर ई। देखिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जस्ट डबल है, इसीलिए सैटेलाइट रिवॉल्व करता हुआ उसी ग्रेविटी में रहता है। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, दैट इज हाफ माइनस हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जो अर्थ को या किसी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में बांधे रखता है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी जिसको पाने के बाद कोई सैटेलाइट अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी को तोड़कर एस्केप कर जाए, उससे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
अर्थ की टोटल एनर्जी क्या होती है, दैट इज माइनस हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इसी का पॉजिटिव वैल्यू, तो हाफ जी एम ई अपॉन जी एम ई एम अपॉन आर ई, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो। हाउ विल यू वे द सन, दैट इज एस्टिमेट इट्स मास। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर। देखिए ऑर्बिटल रेडियस जो है अर्थ की सन के चारों ओर 1.5 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर है, और हमें मास ऑफ सन निकालना है। तो देखिए सिर्फ हमें डिस्टेंस पता है और हमने सन का मास कैसे निकाला। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन इन 1 ईयर, दैट इज 365 days. The gravitational force acting on the earth due to the sun provides its necessary centripetal force. भाई किसी चीज को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, सन। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से हम सन का मास निकाल सकते हैं। तो देखिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स होगा, दैट इज जी एम एस एम ई अपॉन आर स्क्वायर। एम एस क्या है, दैट इज मास ऑफ सन जो हमें निकालना है, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द अर्थ इज रोटेशन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एम ई आर वैसे लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, 365 days, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो मास ऑफ द सन एम एस बराबर बन गया 4 पाई, स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, ठीक। ये आर स्क्वायर इधर आया तो आर क्यूब अपॉन जी नीचे आया जी टी स्क्वायर, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें अपना फॉर्मूला हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। आर हमें पता है, टाइम पीरियड पता है, जी पता है। देखिए मास निकल आया, आर इज 1.5 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। टाइम है 1 ईयर, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड आया। When we will put these value in this equation, then ms is equal to 4 into 3.14 का स्क्वायर, जो कि पाई की वैल्यू है। फिर हम लोग रखेंगे आर कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और फिर क्या टी, टाइम पीरियड कितना है, 3.15 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो मास ऑफ सन आता है 2 इंटू 10⁻30 kg, ठीक। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके आप न्यूमेरिकल लगाइए और जो हमने प्रूविंग्स बताई हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको कंप्लीट कीजिए।